हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धि एंड नाउ वी विल सी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब इलेक्शंस करवाता है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शंस करवाता है तो वो किस हिसाब से करते हैं इलेक्शंस, क्यों करते हैं इलेक्शंस, क्या क्या टाइप से इलेक्शंस के हैं, हमने ये सब कुछ देखा। ओके, नाउ वी हैव टू सी दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस हिसाब से, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, और क्या क्या और चेंजेस करवा सकते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले से ही, ऑफ कोर्स इलेक्शंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी है इसलिए इलेक्शंस होना चाहिए। कौन करवाएगा इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। दिस ऑलरेडी द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव पुट इट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके पावर्स, इनके फंक्शन, इनके ड्यूटीज, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टेटेड डाउन। सो yes, so this election commission of india has certain functions, उनको certain functions रहते हैं to make sure कि ये जो elections है वो free हो और fair हो। ठीक है, तो हम functions देखेंगे election commission of india में। ऐसे समझेगा आपको कि कैसे क्या क्या important है चीज़ें उनकी functions में। okay, so first function that is important is that it supervises the preparation of up to date voters list। अप टू डेट वोटर्स लिस्ट का सुपरविजन होता है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओके वेट, होल्ड ऑन। अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, so up to date voters list, what is this? It is nothing but कि कौन कौन वोट कर सकता है। ठीक है, उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है। अगर आपने रिसेंटली कभी कभी वोट किया रहेगा स्टेट इलेक्शंस या सेंट्रल इलेक्शंस में, तो यू वुड बी नोइंग दैट आपको चेक करना रहता है कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है इलेक्शन लिस्ट में। इफ़ इट इज़ देयर देन ओनली यू गेट टू वोट। व्हेन यू गो एंड एंटर, आप जब एंटर करते हो इलेक्शंस के टाइम पे किसी स्कूल में जाके जब वोट करना रहता है, तो पहले आपको पूछा जाता है आपका नाम, आपका आईडी देखा जाता है, देन वो लिस्ट चेक करते हैं। ठीक है, कि लिस्ट में आपका नाम है क्या, अगर होगा टिक कर देते हैं, आपको साइन करने को बोलते हैं, फिर अंदर जाते हो आप। अंदर जाने के बाद और एक लिस्ट रहती है, वहाँ पे डबल वेरिफिकेशन होता है, आपका कार्ड देखा जाता है, आधार कार्ड, कि आप ही हो क्या वो इंसान जिसका आधार कार्ड दे रहे हो आप, या फिर इलेक्शन का कार्ड दिखा रहे हो। ठीक है, वो डबल वेरीफाई होता है, फिर आपको जाके फिर वो इंक लगाया जाता है एंड देन यू गो एंड डू द वोट। सो दिस इज़ वेयर ये जो लिस्ट ये कौन प्रिपेयर करेगा? सो दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स है। ठीक है, अभी ये किस किस को देगा? अभी उसके हिसाब से तो नहीं रहता कि नहीं मुझे ये इंसान पसंद है मैं उसको वोटिंग लिस्ट में नहीं डालूंगा। नो, दैट्स नॉट द डील। उसको एक प्रोटोकॉल रहता है कि किन किन को वोट देना, वोटिंग राइट दे सकता है। सो ऑब्वियसली एवरी वन वुड बी नोइंग what is the, when is the voting, who has the voting right? Any person whose age is above 18 years is considered adult and can give vote। ठीक है, वो वोट दे सकता है। अभी ये जो 18 ईयर्स का है हमारे यहाँ पे, तो वो पहले से नहीं था। ठीक है, अगर बहुत पहले से देखा जाए सिंस एशियन टाइम्स, तो ओनली दोज पीपल कुड वोट इवन इन ब्रिटिशर्स टाइम जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे या फिर जो एलाइट क्लास से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो सिर्फ वही वोट कर सकते थे। दोज पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस, दोज कुड नॉट। अनटचेबल्स तो आई थिंक दे डिड नॉट इवन नो वॉट इलेक्शंस वॉज, उनको तो पता भी नहीं होगा कि तभी इलेक्शंस क्या होते थे। दे वर सो केप्ट अलूफ फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो दिस वॉज द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तब होता था, तो ये ना हो। ठीक है, सबको जो भी यहाँ पे रह रहा है इंडिया का सिटीजन है, एवरीवन शुड गेट द सेम राइट, सेम फ्रीडम, सेम अथॉरिटी ओवर द गवर्नमेंट। इसलिए उन्होंने बोला कि हर एक इंसान जो 21 ईयर्स ओल्ड होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी इट वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, वन हुएवर इज 21 ईयर्स ओल्ड विल गेट द राइट टू वोट। ओके, और यहाँ पे वुमेन को भी इंक्लूड किया था। पहले तो वुमेन भी इंक्लूड नहीं थे, मतलब पहले मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस एंड ऑल दोस टाइम। ठीक है, देन इन 19, दिस वाज ड्यूरिंग 1949 या फिर 47 बोल सकते हो आप। ठीक है, देन इन 1980
1989 के टाइम पे अमेंड किया गया कि 21 ईयर्स नहीं, अभी इट वुड बी 18 ईयर्स. ओके, सो 18 ईयर्स से whoever is 18 years old will be considered an adult enough to go and vote. Clear? ठीक है. तो जो भी 18 साल के ऊपर होता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है दैट यहाँ या फिर मतलब उनके पास तो होता है लिस्ट, एंड देन उस हिसाब से यू गेट इनटू द वोटिंग लिस्ट. ओके, तो ये काम होता है लिस्ट रेडी करना. अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने लोग होते हैं जो ये वोटिंग लिस्ट रेडी करेंगे? सो दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट हैव 3 पीपल. बस 3 ही लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में. ठीक है, उसमें से एक जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड 2 अदर पीपल. मतलब टोटल 3 लोग होते हैं. ठीक है, सो पहले क्या होता था, मतलब ये जो इंसान था वो एक ही होता था. ठीक है, बिफोर आई गेस 1989, या दिस इज ऑल्सो 1989. 1989 से पहले ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता था. चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया जो रहता था या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड करता था वो एक ही इंसान होता था. फिर वो अपनी मतलब वो उसको होता था, ही वुड हेड इट. ओके, ही वुड गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, आप वो करोगे. ओके, द नंबर ऑफ पीपल अंडर हिम. ठीक है, बट देयर वुड बी ओनली 1 पर्सन हु वुड बी हेड दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, फिर 1989 के इलेक्शंस के पहले, यहाँ इस साल जब इलेक्शंस हुए थे तभी दे सेड कि ठीक है देयर वुड बी टोटल 3. ठीक है, उन्होंने 3 करवा दिए. बट वापस 1989 के इलेक्शंस के बाद वापस चेंज हुआ और वापस बोला नहीं एक ही होगा. ठीक है, वापस लोड बनने लग गया, वापस बोलने लगे नहीं तो ये पार्शलिटी होगी, ये तो पार्टी का कोई बंदा आके उन्होंने रख दिया तो क्या होगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप एंड इवेंचुअली 1993 में, रिमेंबर दिस, 1993 में वापस उन्होंने बोला कि नहीं एक ही इंसान नहीं होगा, देयर विल बी टोटल 3 पीपल इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 1 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज़ वाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी टोटल 3 लोग हैं सिंस 1993 टिल डेट. ओके, सो अभी ये 3 लोग कितना काम करेंगे बताओ. जब लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, मतलब हर एक स्टेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोटर लिस्ट चेक करना, आप देखना कि अरे आपका नाम है या नहीं है तो फिर उसको इंक्लूड करो, फिर उनको चेक करो, ये सारी चीज़ें. ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 इंसान करेंगे नहीं. तो देयर आर पीपल हु आर डिवोटेड फॉर दिस वर्क. आपने सुना रहेगा कि टीचर्स जो होते हैं आपके या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, दोज आर वेरी बिजी ड्यूरिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस. द IAS IPS जब आप बनोगे तो आपको भी पता रहेगा कि यू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस वाइल इलेक्शंस. ठीक है, अगर इलेक्शंस के टाइम पे आपका सिलेक्शन हो गया, समझो उसी साल पे आप बन गए IAS IPS वॉट एवर यू जस्ट क्वालिफाई, देन यू वुड अंडरस्टैंड द डेप्थ. बहुत ज़्यादा काम होता है इलेक्शन के में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इलेक्शन के में. इट इज़ द मोस्ट गुड और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव. ठीक है, ऑन द फील्ड. ओके, सो ये सारा काम होता है उन ऑफिशियल्स का एंड दिस वर्क इज डेलीगेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एंड ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा पावर रहती है जब इलेक्शंस चलते हैं. तो इवन द सुप्रीम कोर्ट, इवन द जज, जुडिशरी कैन नॉट इंटरफियर. कह रहे यार आप ऐसे क्यों करें, वो क्यों करें, नहीं. तभी सुप्रीम पावर जो होता है इलेक्शंस के लिए, सुप्रीम पावर जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है. ओके, ताकि कुछ डिले ना हो, कुछ बीच में कुछ आके कुछ लोग ना बोले, एंड एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ. इसलिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द इलेक्शन पर्पस. ठीक है, बाद में अनफेयर हुआ, ये सब कुछ हुआ, बाद में देयर कुड बी केसेस एंड एवरीथिंग, बट येस इलेक्शंस के दौरान इनके पास ज़्यादा पावर्स रहती है. ओके, किसी को वोट नहीं करने देना बिकॉज ऑफ, मतलब उनको लिस्ट में से निकालना, द पार्टी को सिंबल देना, ये सारी चीज़ें रहती है या सीविंग फंक्शन इटसेल्फ. बट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी 3 है, एक चीफ रहता है एंड देन देयर आर टोटल. ठीक है, तो कोई डिसीजन लेना हो तो ये तीनों एक साथ लेते हैं डिसीजन. ओके, मेजॉरिटी. येस, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट फंक्शन, एक है सुपरवाइज करना. समझ रहे हो, यहाँ पे सुपरवाइज खुद नहीं जाके बनाएगा, अभी वो सुपरवाइज करेगा, वो बताएगा कि ऐसे बनाना है आपको. ठीक है, तो फिर बनाएगा.
then it makes every effort to ensure that the voters list is free of errors like non existence of names, कि मेरा पिछले टाइम पे तो आया था, अभी नाम है ही नहीं, या फिर मेरा नाम ही नहीं आ रहा है, मैं अभी 30 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, तो भी अभी तक नाम ही नहीं आ रहा. So make sure that this does not happen, और existence of names those non eligible और non existent. मतलब ये इंसान मर के उसको 10 साल हो गए, फिर उसका नाम है अभी तक, और उसके नाम के ऊपर कोई तो जाके वोट कर रहा है, ऐसी चीज़ें ना हो. ओके, दिस इज ऑल्सो अ मेन रोल. सो उसके लिए वो एफर्ट लेता है, वो देखता है कि नहीं, वी हैव टू चेक इट, कीप ऑन चेकिंग इट. तो इसके लिए वो किसी और को बैठाएगा रिव्यू करने के लिए, राइट. इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस. कब कहाँ पे टाइमिंग मतलब ऐसे नहीं कि 10 बजे आना है या 6 बजे आना, वो टाइमिंग नहीं, कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस स्टेट में, इस स्टेट में इस टाइम पे होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, इस सीट के लिए तभी इलेक्शंस होंगे. ओके, तो इट डिसाइड्स द टाइम, नो वन एल्स. ना कि प्रेसिडेंट आके बोलेगा कि अभी करो यहाँ पे इलेक्शन, ना प्राइम मिनिस्टर आके बोल सकता है यहाँ पे इलेक्शन करो, ना चीफ मिनिस्टर आके बोल सकता है. इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दैट इज़ द पावर दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स व्हेन द इलेक्शन इज गोइंग ऑन. Understanding? I hope you are understanding. Okay, and prepares the election schedule. पूरा schedule वो ready करता है. So the election schedule includes, क्या क्या include करता है? Notification of elections, कब होने वाले हैं, date क्या है, उसमें nominations, from which nominations can be filed. Nomination मतलब कौन कौन nominate होने वाला है. Last date for filing nominations. अगर मुझे election करना है तो election के लिए खड़ा रहना तो कब, what is the last date? Last date of scrutiny, last date of withdrawal, last date date of polling, date of counting and declaration of results. सारे details, A to Z details, minute details are declared by the Election Commission of India. वो एकदम end moment पे आके नहीं बोलेगा अरे कल तो लास्ट डेट है, अरे आज तो लास्ट डेट था आपका फॉर्म भरने का. नहीं, everything is specified, everything is done in a very fair manner. ओके, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से किया जाता है. Okay, during this entire process, election commission has the power to take decision to ensure a fair and election. Take decisions, मैंने जैसे बोला उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी रहती है, तो वो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, क्या डिसीजन ले सकते हैं? इट कैन पोस्टपोन. ठीक है, कहीं पे समझो कुछ डिजास्टर हो गया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या फिर समथिंग हैपेंस, या फिर समझो वहाँ पे जो कंटेस्ट करने वाले थे इलेक्शन, उन्होंने सब ने एक साथ ही विड्रॉल कर दिया, या फिर कुछ पैंडमिक जैसे कुछ हो गया, एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, देन इट हैज़ द पावर. सुप्रीम कोर्ट को नहीं, प्रेसिडेंट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, किसी को नहीं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू कैंसिल या पोस्टपोन द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री, या फिर एक स्पेसिफिक स्टेट, या फिर एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी. Okay, on the grounds कि atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. अगर हम इलेक्शन कंटिन्यू करते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इसलिए वहाँ से रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और वट एवर इट इज़. ओके, सो दिस होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस डिसीजन इज ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, अभी डिसीजन कौन लेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लेगा, उसके साथ 2 बंदे और बैठे, तो ये तीनों मिल के डिसीजन लेंगे, मेजोरिटी ऑफ दी. ठीक है, अगर उसमें से 2 लोग भी बोले नहीं कैंसिल करवा दो तो कैंसिल करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी अथॉरिटी नहीं दी हमने एक इंसान को, हमने 3 लोग बिठाए. समझ में आ रहा है? यस. द नेक्स्ट फंक्शन इज द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अभी इसमें बहुत घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि अगर कुछ रीसेंट इलेक्शंस आपने अटेंड किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रूल, स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई होता है कि इसके बाद आप प्रचार नहीं करोगे. आफ्टर दिस यू वोंट बी एबल टू सर्कुलेट या प्रोपेगेंडा, और symbols and all cannot be displayed on the public streets or on the public authorities या फिर public property. Okay, वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो. So there is a time when you can do this, and after that then there are strict conditions for everything. Okay, so this is known as the model code of conduct. This is for the parties as well, this is for the candidates as well. ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, आप आपके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो. ओके, यू कैन डू द एडवर्टाइजमेंट, बट यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू गो एंड वोट फॉर योर पार्टी.
यू कैन नॉट गो एंड गिव द मनी द पर्सन एंड से कि हाँ इलेक्शन के लिए मुझे ही वोट करना, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर स्ट्रिक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये पार्टीज़ के लिए भी रहता है, ये कैंडिडेट्स के लिए भी रहता है, ठीक है। तो इट कैन ऑर्डर अ रीपोल इन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझो इलेक्शन कमीशन को पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्शंस तो हो गए, ठीक है, आई तो ट्राइड दैट इट वी ट्राइड दैट इट शुड बी फेयर एंड फ्री एंड फेयर, बट इट डिड नॉट हैपन इन दैट वे, ठीक है। बाद में पता चलता है तो यहाँ पे जैसे अभी ने बोला कि जो लोग मतलब डबल वोटिंग हुआ है, या फिर समझो कि द पीपल हैव बीन मतलब वोटर आईडी है ही नहीं उनके पास, फिर भी उन्होंने जाके वोट किया है, या फिर ज़बरदस्ती जाके वोटिंग करवाया है लोगों से एक ही पार्टी के लिए, एक ही इंसान के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हुआ है, या फिर फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है चीज़ें, इफ़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स टू नो दिस, देन इट कैन टेक द डिसीजन कि हम यहाँ पे वापस कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस। इट कैन टेक दैट डिसीजन, दैट इज़ नोन एज द रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड, बट यहाँ पे भी ये डिसीजन लेगा, ठीक है ना, कोई और। लास्ट टू फंक्शंस, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ रीकाउंट ऑफ वोट्स जब उसको लगता है दैट द काउंटिंग प्रोसेस हैज़ नॉट बीन फुल्ली फेयर एंड जस्ट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर मुझे मैंने रीपोल नहीं करवाया पर मतलब काउंटिंग के टाइम पे कुछ तो झोल हुआ है। इफ़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड नो that this is the counting has not done properly, then it can also order to recount it, and not only once, twice, thrice, 10 number of times it can recount, ठीक है। The election commission accords recognition to political parties and allows symbols also. You may be knowing जो आपकी फेवरेट पार्टी रहेगी उसके हिसाब से एक सिंबल दिया रहता है उसको, ठीक है। जो इंडिविजुअल लड़ते हैं विदाउट एनी पार्टी टिकट उनको भी एक एक सिंबल दिया जाता है, ठीक है। किसी का झाड़ू होता है, नॉट झाड़ू, किसी को बॉटल होती है, किसी का फैन होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो ऐसे सिंबल्स जो है हर एक को अलग अलग मिलने चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा वापस। तो ये ना हो इसलिए दिस पार्टी गिव्स द रिकॉग्निशन। नेशनल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन सी है, ये रिकॉग्निशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। वो कैलकुलेशंस रहते हैं अलग अलग, दैट यू विल रीड इन लक्ष्मीकांत, ठीक है। बट पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना, उसको सिंबल अलॉट करना, दिस इज द रोल, दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, ओके। सो दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब आप पूछोगे कि ये इलेक्ट कौन करता है, तो यस, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट। इलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सजेशंस के हिसाब से, एडवाइस के हिसाब से इट इज़ इलेक्टेड। इलेक्ट होने के बाद दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज इलेक्टेड, दिस इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, ठीक है। 6 years और 65 years of age। मतलब क्या कि अगर समझो 2000 में उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, 2000 में अपॉइंट किया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तभी एज है 58, ठीक है। तो दिस चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया विल स्टे जब तक उसका मतलब 6 years कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अभी 6 years कंप्लीट होने के टाइम पे कितने साल का रहेगा, दिस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बिकम ऑफ द एज 64 करेक्ट, 64 years का, ठीक है। तो ही विल सस्टेन फॉर 6 years। फॉर एग्जाम्पल, जब चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन, चीफ इलेक्शन CEC जो है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं 3, अगर उनका इलेक्शन हुआ है तभी वो 62 years एज के हो गए, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो उनका टर्म जो रहता है वो 6 years रहेगा, ठीक है। बट 3 साल के बाद ही वो 65 years के हो जाएंगे, तो यर दे विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, मतलब उनका टर्म खत्म हो जाएगा। सो दे हैव टू रिजाइन, क्योंकि 65 years कंप्लीट हो गए उनको,
ठीक है। सो विच एवर इज अर्ली, अगर 6 साल पहले कंप्लीट होते हैं तो फिर वो उनको छोड़ना पड़ता है ऑफिस, अगर 65 ईयर्स कंप्लीट हो गए उसके पहले तो उनको तब ऑफिस छोड़ना पड़ता है, फिर नया इलेक्शन होता है, नए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। बट द टेन्योर इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो, ठीक है। अगर 6 ईयर्स पहले हो गए फिर और उनका एज अभी तक 65 कंप्लीट नहीं हुआ है, तब उनको 6 ईयर्स के बाद ही करना पड़ता है ये, ठीक है। उसके पहले अगर 65 एज हो गया और एक ही साल हुआ है, समझो एक ही साल हुआ है वो अपॉइंट हुए हैं, मतलब 64 एज था उनका तब अपॉइंट हुए हैं और एक साल के बाद 65 हो गया, तो दे विल नॉट वेट फॉर 6 मोर ईयर्स टू कंप्लीट, 5 साल नहीं रुकेंगे और वो क्या करेंगे, 65 ईयर्स हो गया आपका, यू हैव टू रिजाइन नाउ, ओके, नया होगा इलेक्शन, बट वो करते ऐसा होता है। तो विच एवर इज अर्ली, तब विच एवर इज अर्ली तब जाके इलेक्शन किया जाता, तब जाके उनको नया इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एज। दिस इज फॉर ऑल द 3 इंडिविजुअल्स, क्लियर? ओके, गिव मी 2 minutes. ओके, तब तक पढ़ लीजिए व्हाट आर द थिंग्स इन द चीफ इलेक्शन कमीशन, इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, यू हैव इट इन योर बुक, यू कैन रीड इट। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वी सॉ दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर्स है, और चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे इन लक्ष्मीकांत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डिफरेंट चैप्टर ओनली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है उसमें दिया हुआ, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, तो यू वुड बी सीइंग कि सिर्फ 3 लोग हैं जो इतने सब कुछ संभालते हैं। ये सच में फ्री हो रहा है, ये सच में फेयर हो रहा है, अंडर स्टाफ तो नहीं है ये लोग, मतलब क्या कम लोग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन में होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होने चाहिए, ओके। सो देर आर सम रिफॉर्म्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय द कमिटी, ओके। सो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है विच हैव बीन सजेस्टेड बाय द डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल। Yes, reading the first one, our system of elections should be changed from FPTP to some variant of PR system. Okay, हमने ये देखा था कि FPTP क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उसमें हमने देखे थे इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। उसमें भी वी सॉ दैट FPTP इज समवॉट नॉट फेयर, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं काउंट किए जाते, वहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए जाते, मोर में है तो इसलिए दे दिया। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है समवेयर जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुड रिप्रेजेंट, ठीक है, उनके वोट्स गिने जाते हैं वैसे। सो कुछ ना कुछ तो ऐसे करना चाहिए जहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन है समझो जैसे, तो वहाँ पे वी कैन ट्राई टू इम्बाइब द प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, या फिर उससे थोड़ा सा सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ओके। This would ensure that parties get seats as far as possible in proportion to the votes they get. ठीक है, ये हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट कि FPTP और proportional representation में proportional representation is little more better, right? Then second point, there should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament. This we also saw कि पहले hold on, ये हमने देखा था कि पहले जो एशियन टाइम्स में हमने देखा था कि वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड क्लास, उनको नहीं मिलता था अथॉरिटी टू वोट, ओके, इवन टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। बट अभी देर हैज़ बीन कि हाँ women कैन ऑल्सो वोट, ऑल पीपल अबाउ द एज ऑफ 18 कैन वोट, ठीक है, दिस हैज़ बीन गिवन नाउ। सो there should be a provision to ensure at least 1/3 of the women. This has been imbibed in the local government.
ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में ये रिजर्वेशन दिया है, पंचायत में जैसे होता है, ओके, बट लोकसभा सेंट्रल इलेक्शंस में अभी तक ये प्रोविजन नहीं है, देयरफॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है इंडिया में, ओके तो इसलिए ऐसा प्रोविजन सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी होना चाहिए. दिस इज व्हाट द इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट. ओके, next there should be stricter provision to control the role of money in electoral politics. If you would be knowing electoral funding, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, एक एक पार्टी को कितना फंड मिल रहा है, ठीक है, क्या इज दिस अ कन्वर्जन ऑफ द ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर बीन एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ऐसी चीज़ें, ये जो फंडिंग होता है, रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुड बी लेसन ऑफ. बहुत सारी न्यूज़ आप अभी भी देखोगे कि इलेक्शन के दिन पे जो गाड़ियाँ वगैरह घूमती रहती है उनको वो चेक किया जाता है. क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि वोटर्स को यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज़ गोइंग ऑन. सो ऐसी चीज़ें ना हो, ओके, दे शुड फ्री एंड फेयर जो बोलते हैं हम इलेक्शंस हो, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. मनी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. यू शुड बी एबल टू टेक योर ओन डिसीजन कि मुझे किसको वोट करना है, कि जो अच्छा काम करेगा, ठीक है, जिसने अच्छा काम किया है, ना कि क्रिमिनल है, उसके बाद बहुत पैसा है एंड वो मुझे 1000 रुपये दे रहा है उस वोट के लिए, ठीक है, तो मैं जाके 1000 रुपये फिर बाद में पार्टी नहीं. ओके, दिस शुड बी फेयर इनफ. यू शुड गिव इट ऑन द टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है. तो दिस शुड नॉट हैपन. सो देयर शुड बी मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस. इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होके भी हमें पता है कि द रोल ऑफ मनी एग्जिस्ट इन द इलेक्शंस. तो और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए, कुछ ऐसा और करना चाहिए उन लोगों ने, राइट. द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड. ऐसा कोई स्पेशल फंड है नहीं अभी तक इलेक्शंस के लिए बना हुआ, तो दैट इज़ व्हाट दे आर सजेस्टिंग कि इलेक्शन फंड बनना चाहिए अलग. Candidates with any criminal case should be barred from contest election even if their appeal is pending before a court. तो अभी जो है, अभी जब भी अगर मुझे समझो इलेक्शंस के लिए खड़ा रहना है, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, मुझे अपना इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है, मुझे दिखाना पड़ता है कि माई चिट इज़ क्लीन. ओके, हाउ इज़ इट क्लीन? कि मुझे दिखाना पड़ता है पुलिस रिकॉर्ड कैसा है. अभी पुलिस रिकॉर्ड पे समझो मेरे ऊपर केस है, क्योंकि मैंने कहीं पे तो चोरी कर दी थी, की नहीं है, बट अगर समझो है ऐसा केस, अभी तक वो प्रूव हुआ नहीं, या फिर किसी का मर्डर कर दिया है, दिस हैज़ बीन जस्ट एन एलिगेशन ऑन मी, ठीक है. हमने देखा था राइट्स के टाइम पे कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी. सो जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, जब तक आपका अपील है, आपका केस चल रहा है, तब तक यू आर नॉट अ क्रिमिनल. ओके, सो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी केस है, एनी केस इज देयर, इवन इफ इट इज पेंडिंग या फिर अपील में है, ठीक है, तो भी आपको इलेक्शन में खड़ा रहने का इजाज़त नहीं देनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग. ओके, शायद कल आपको इलेक्ट कर दिया गया और फिर बाद में कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि हाँ, मतलब कोर्ट का ट्रायल में आपको समझ में आता है कि ओके दिस पर्सन वाज एक्चुअली द मर्डरर. देन व्हाट? अभी तो हो गया इलेक्शन, अभी क्या करेंगे, राइट. सो अगर कोई भी क्रिमिनल केस हो, वो चोरी की हो, मर्डर की हो, या फिर एनी ग्रीव केस, दैट पर्सन दो बीइंग गिल्टी और नॉट गिल्टी शुड नॉट अपीयर फॉर द इलेक्शन. मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है कि समझो मुझे इलेक्शन करना है और मेरे किसी एक मतलब मेरा जो पोजीशन में है उसको भी इलेक्शंस के लिए खड़े रहना है, ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं जाके उसके ऊपर एक फर्जी केस दर्ज करवा सकती हूँ, राइट, दैट दिस पर्सन ट्राइड टू किल माई ब्रदर, लाइक दैट समथिंग. ओके, तो ये केस तो रजिस्टर हो गया. So now that person has not done anything and I want my competition to fail, इसलिए मैंने जाके ये केस रजिस्टर कर दिया. So this can go wrong. तो इससे बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस भी देखने पड़ते हैं. So this should not happen. इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अगर अपील है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है रिजल्ट, then you can still be a candidate in the election. Okay. Next is there should be a complete ban on the use of caste and religious appeals in the campaign. Now this is a very common thing. ओके, प्रोपोगेंडा जो होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उस हिसाब से ही आपको बताते हैं. मैनिफेस्टो जो होता है, ठीक है, तो कैसे मैं अपनी कास्ट के लिए ये करूँगा, कैसे मैं अपने रिलीजन के लिए ये करूँगा. यहाँ पे ओके, लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स, बट येस, ऐसे ना हो. ओके, कास्ट और रिलीजन के ऊपर वादे ना किए जाए. देयर शुड बी थिंग्स दैट यू कैन से ऑन डेवलपमेंट, ऑन ग्रोथ, ठीक है.
कैंपेन्स में ये सारी बातें होनी चाहिए और उस हिसाब से आपने वोट देना चाहिए, ना कि वो मेरे रिलीजन से बिलोंग करता है या फिर मेरे कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए मैं उसको वोट दे रहा हूँ, नहीं. ओके, there should be a law to regulate functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्म्स जो है these are very nominal reforms, so these are just suggestive. ठीक है, कि ऐसा कर सकते हैं ताकि और अच्छे से इलेक्शंस हो हमारे यहाँ पे. ठीक है, मोर फेयर, मोर गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस. सो दीज आर द इलेक्शंस. ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं. आप भी, इवन इफ यू थिंक दैट ओके दीज आर सम ऑफ दी सजेशंस दैट आई थिंक मोर, देन यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. क्यों? क्योंकि ऐसे आते हैं आपके मेंस के क्वेश्चंस. ठीक है, यही से आपके मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं. तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. इफ यू थिंक मोर सजेशंस एंड यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन. एग्जाम्पल्स लिख सकते हो ताकि जब मेंस में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हिसाब से या फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव सो मेनी पॉइंट्स ऑन इट. ओके, और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो हमने इलेक्शन पढ़ते हुए देखा नहीं है. सब देखे हमने. वुमेन के बारे में देखा हमने, ये देखा स्पेशल फंड, वी हैव सीन अबाउट द रोल ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, राइट. सो दीज आर जस्ट द सजेस्टिव मेजर्स. ओके, यू कैन डू इट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्शंस, कि कैसे होते हैं इलेक्शंस हमारे यहाँ पे. सो वी सॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी सॉ द पावर, वी सॉ द फंक्शंस, इलेक्शंस क्यों होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, FPTP, एंड अल्टीमेटली वी सॉ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द फंक्शंस एंड द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. ओके, नाउ दिस इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला. पॉलिटिकल थियोरी में देर इज़ वन चैप्टर. ओके, हम देर इज़ अ चैप्टर ऑफ बेस्ड ऑन फ्रीडम. ठीक है, हमने तो जब राइट्स देखे थे तो हमने फ्रीडम के बारे में देखा था, राइट. देन देर इज़ दिस नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, विच इज़ इक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी पे एक पूरा चैप्टर है. तो वी सॉ इक्वालिटी. इफ़ यू गाइज रिमेंबर देन यू कैन जस्ट कमेंट इन द सेक्शन कि इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी, वो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है और कौन से आर्टिकल तक है. इफ़ यू रिमेंबर विदाउट सीइंग जस्ट कमेंट इन द सेक्शन. लेट्स सी कितने लोगों को याद है. ठीक है, ओके. सो इक्वालिटी पे वी सॉ द प्रोविजंस एंड ऑल. ठीक है, पर इक्वालिटी पे एक पूरा चैप्टर दिया है पॉलिटिकल थियोरी में. तो वील जस्ट सी फॉर अ ग्लांस कि क्या क्या होता है, क्या क्या टाइप्स है इक्वालिटी के. ओके, right to equality. Okay, so there are three types: political equality, social equality and there is economic equality. ठीक है, तो हम शॉर्ट में देखेंगे what are the three dimensions of equality. So one is the political equality. हमने ये पहले भी देखा है. I guess we were seeing this first chapter constitution का, तभी हमने देखा था कि कल्चरल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है, सिविल लिबर्टीज़ एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है. ओके, सो इन शॉर्ट देखेंगे. सो दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी, दिस इज नेसेसरी टू एनेबल सिटीजन्स टू डेवलप देमसेल्व्स एंड पार्टिसिपेट इन द स्टेट अफेयर्स. ठीक है, स्टेट अफेयर्स में हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जस्ट बिकॉज यू हैव you have voted, that does not mean कि हो गया पार्टिसिपेशन, राइट. देयर शुड बी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. सो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है वो हर एक इंसान को दी जाती है. ओके, सो दिस फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट is what? Political equality. You being a Hindu, you being a Musliman, you being a Christian, any caste, ठीक है, कोई भी कास्ट से डेवलप, कोई भी कास्ट से आप हो, बट अगर आप 18 years के हो तो you have the right to vote. That's it. That's the political equality that you get. Okay. If you are of the age of 25, 25 साल के हो गए आप, तो आप लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. पार्टिसिपेट नहीं, कंटेस्ट कर सकते हो. मीन्स यू कैन स्टैंड एज द पर्सन हु वांट्स टू गेट इलेक्टेड टू दैट लोकसभा सीट. ठीक है,
वैसे ही सिमिलरली अगर राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े रहना है तो देयर इज अ एज लिमिट. अभी ये क्या है, दिस इज नॉट 25 years, दिस इज मोर देन 25 years. नाउ यू रीड इट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितना है ये. ठीक है, 30 है, 35 है, 40 है, 32 है, वॉट इट इज, जस्ट टेल मी. ठीक है, सो राज्यसभा लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के, सो ये दिस इज फॉर एवरी पर्सन, irrespective that you belong to which caste, you belong to which state, you belong to which community, does not matter. आपको हक है when you get to that particular age. ठीक है. हाँ, अगर आपके वही अगर आप क्रिमिनल हो, आपके ऊपर केस है, आप अगर आप जेल में हो तो यू कैन नॉट कंटेस्ट दिस इलेक्शन. दोज आर द रूल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताती है. ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल rights of free speech, all of these things are political equality. ये क्या करता है, ये होता है these rights make you or allow you to participate directly or indirectly in the state affairs. state affairs मतलब गवर्नमेंट के जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है और एवरीथिंग. ठीक है, सो स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने को दिस गिव्स यू द अथॉरिटी. So these are known as the political rights, political equality. ये हर एक इंसान को रहती है. ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो जो प्रोविजंस है उस हिसाब से. बट दिस इज वॉट द पॉलिटिकल इक्वालिटी इज. ओके, ऑफ कोर्स दिस इज वॉट गिव्स यू द पावर टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शो द पावर आफ्टर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, इसके साथ ही देर इज द सेकेंड डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी विच इज द social equality. Now this example, if you remember, I had given this during the I guess during the rights वाला जो सेशन था हमारा, उसके टाइम पे दिया था कि समझो क्रिकेट देख रहे हैं एंड देर आर 3 people who are watching it. ओके, तो यहाँ पे what we do is just because everyone has the right to watch this game, हम क्या करते हैं, हम बस थोड़ा सा एक प्रोविजन दे देते हैं उनको ताकि सब लोग देख सकें. ओके, तो दिस इज वॉट वी हैव डन कि इसके पास भी स्टूल है, इसके पास भी स्टूल है, इसके पास भी स्टूल है, पर ये खुद खड़ा नहीं हो सकता. अगर वो खड़ा भी रह गया तो भी उसको नहीं दिखेगा. ठीक है, दिस पर्सन बीइंग ऑफ सर्टेन हाइट विदाउट द स्टूल ऑल्सो कैन वॉच द मैच. राइट, तो हमने सेकेंड पिक्चर रिलेट करते, इससे स्टूल निकाल दिया, इसको दे दिया. ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा पोडियम दे दिया विथ अ ट्रेलर ओवर हियर. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे हमने थोड़े से प्रिविलेजेस दे दिए फॉर द पीपल सो दैट सबको मैच देखने मिले. Okay, this is what is social equality. This is what gives the right to basic needs. ठीक है, अभी ये राइट टू बेसिक नीड्स क्या है, जैसे कि हमने देखा था एजुकेशन, दिस इज अ बेसिक थिंग. ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, प्लस लाइवलीहुड, हेल्थ केयर. ठीक है, एवरीवन शुड हैज दिस बेसिक सोशल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, नो वन कैन डिनाई यू फ्रॉम गिविंग दिस. सो irrespective ऑफ any group you belong to, irrespective of any community, any state, any region you belong to, this is what is given. ठीक है, एडिक्वेट हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, नरिशमेंट हो, वेजेस हो. ठीक है, तो ये गारंटी करता है कि एवरी मेंबर, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया गेट्स टू लिव अ गुड लाइफ इन दी सोसाइटी. ओके, अगर ऐसा नहीं हो तो अ ह्यूज पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिनके पास टैलेंट होता है, just because they do not get this opportunity, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इसलिए वो वेस्ट जाता है. ठीक है, इफ देर इज नो सोशल इक्वालिटी देन. ओके, देयरफॉर वी ट्राई टू गिव ईच एंड एवरी वन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. इसको स्टूल नहीं दिया तो भी वो देख सकता है ना मैच, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. इसको 2 दे दिया एंड दिस वी गिव जस्ट अ पोडियम. ठीक है, तो दिस इज वॉट वी डू सो दैट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जस्ट टू वॉच द मैच, दैट इज बीइंग फुलफिल्ड. और किसी से कुछ छीन नहीं ले रहे, बस एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे. ओके, सो दैट दिस
एवरी पर्सन लिव्स टू इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है। अभी इसके पास कैपेसिटी कम है बट इट इज लिविंग टू इट्स फुल कैपेसिटी, सो वी आर प्रोवाइडिंग सम प्रिविलेजेस, ओके। दिस इज हाउ द सोशल इक्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके। सो अ ह्यूज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, और उनका टैलेंट वेस्ट ना हो इसलिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सब लोगों के लिए। सो दिस इज व्हाट इंडिया ट्राइज टू डू इट बाय ब्रिंगिंग सोशल इक्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब देर आर पीपल, देर इज अ पूल ऑफ पीपल हु इज रिच, देर इज पूल ऑफ पीपल हु आर पुअर, ओके। अभी मैं उनसे पैसे लेके गरीबों में बांट नहीं सकती, राइट, बट येस आई शुड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू व्हाट, टू अर्न मनी, equal opportunity to get promoted being on their talent itself, ठीक है। उनको अच्छे से जितना वो काम कर रहे उसके लिए वेज मिले, ठीक है। इफ देर आर टू इंडिविजुअल्स, if this person is working for 10 hours in the same company for the same post, okay, और उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, okay, me being the same person, me being the other person working for the same number of hours in the same post giving the same number of result, फिर भी I am getting 50 rupees। यहाँ पे चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे देर इज सोशल इनइक्वालिटी एज वेल। क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज बिलोंगिंग टू सम अदर कास्ट, ओके, देन यहाँ पे नहीं मिल रहे पैसे। दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देर आर पीपल विथ लॉट ऑफ मनी, देर आर पीपल विथ वेरी लेस मनी, ओके। दिस इज दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट, बट उनको चांस देना टू मेक श्योर कि वो उस लेवल से थोड़ा उभर के आए, ओके, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो दैट हर एक इंसान को अपनी पोजीशन इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ चांस मिले, ओके। सो दिस चांस इज गिवन बाय द सोसाइटी, अ सफिशिएंट एफर्ट इज पुट बाय द सोसाइटी, ठीक है। हमें एम्प्लॉयमेंट लाना, ठीक है। वन बिगेस्ट एग्जाम्पल इज टैक्सेशन। टैक्स सबको भरना रहता है, यस, बट अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ और मेरा दोस्त कम पैसे कमा रहा है, फॉर एग्जांपल अब ये ले लेते हैं, अभी ये ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अलग अलग लेते हैं, ठीक है, सेम काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मेरा फ्रेंड जो है वो 100 रुपये कमा रहा है, मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, मेरा फ्रेंड 50 रुपये कमा रहा है, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी आने के लिए, इफ़ आई एम अर्निंग 100 रुपीज़, माई फ्रेंड इज़ अर्निंग 50 रुपीज़, और अगर समझो यहाँ दोनों से हमने 50%, ठीक है, 50% ऑफ द इनकम ले लिया, ठीक है, नॉट 50%, सॉरी, समझो मैंने स्लॉट रख दिया दैट हुएवर इज वर्किंग इन IT कंपनी, ठीक है, आपको IT से आ रहा है पैसा, तो जितना भी आ रहा है उसमें से आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। 50 रुपीज़ इज द टैक्स, 50 रुपीज़ नॉट 50%, 50 रुपीज़ इज द टैक्स। तो क्या होगा, 100 में से मुझे तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, मेरे पास 50 रुपये रह गए, आई एम हैप्पी। बट इस इंसान को जिसके पास 50 रुपये आ रहे हैं, उनको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं पूरे, मतलब इसके पास कितने रहेंगे, 0 रुपीज़। वॉट विल दिस पर्सन डू, राइट? सो द टैक्सेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर अर्निंग। अगर 100 रुपये, अगर 50 रुपये एक इंसान कमा रहा है तो उसको 5% पे करना पड़ेगा। इफ 100 रुपीज़ तो उसको 50% पे करना पड़ेगा। इन दिस केस आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब क्या, इफ़ यू आर अर्निंग दैट मच यू हैव टू गिव उतना टैक्स, ठीक है। इफ़ यू आर अर्निंग लेस देन आपको कम, दोनों के पास उतने ही रहेंगे ना पैसे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। जितना कमा रहे, जितने उनकी नीड्स है उस हिसाब से पैसे रह जाएंगे, उस हिसाब से वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। येस, इट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ कोर्स, बट इक्वालिटी तो ला रहे हैं हम,
ओके सबके लिए हम एक ही स्लैब नहीं रख रहे कि सबको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव आप कितना भी पे, मतलब मैं 50 रुपये कमा रही हूँ, मेरा दूसरा फ्रेंड है जो 20 रुपये कमा रहा है पर उसको 50 रुपये भरने, मतलब उसको लोन लेना पड़ेगा पहले और फिर जाके 50 रुपये भरने पड़ेंगे. ही विल गेट इन टू दिस विशियस साइकिल ऑफ लोन एंड eventually die of so many of hectic, right, headache. So ऐसे ही ना हो, so एक अपॉर्चुनिटी देता है so that everyone comes to and everyone improve its own economic condition. ठीक है, so that is known as the economic equality. Okay, so this will continue. ये तो हमेशा रहेगा. There will be amount of people who are rich, there will be amount of people who are poor. Okay, but एक चांस देना, एक अपॉर्चुनिटी देना, एक एफर्ट लेना टू मेक देम to improve their position in the society is the role of the state, and this is where economic equality comes in, and India takes sufficient efforts to make sure that economic equality comes here. Okay, अभी ये हो गया 3 sections इक्वालिटी के बारे में. देर आर मेनी थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर. ओके, लेट्स सी दैट एज वेल. इट इज आइडियोलॉजी. एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ मिनट. यस, आइडियोलॉजी. सो व्हाट आर आइडियोलॉजीज? तो अलग अलग मतलब सोसाइटी में वर्ल्ड ऑन अ वर्ल्ड लेवल लॉट ऑफ आइडियोलॉजीज केम आफ्टर द 17th 18th सेंचुरीज. ठीक है ना, 18-19 सेंचुरीज के टाइम से बहुत सारे आइडियोलॉजीज आए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड. क्या क्या हो रहा था, देर वर रिवोल्यूशंस, देर वर इंडिपेंडेंस वॉर्स, देर वर वर्ल्ड वॉर्स दैट वर हैपनिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग. एंड उसी टाइम पे हाउ एंड इन वॉट वे डज अ सोसाइटी डेवलप, कैसे डेवलप होती है, कैसे उसको डेवलप होना चाहिए, एक आइडियल वे होना चाहिए. ठीक है, कैसे रूल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उभर के आ रही थी. देयर वर डिफरेंट पीपल हु वर थिंकिंग इन डिफरेंट अप्रोचेस. ओके, सम ऑफ द अप्रोचेस वर दैट वी विल सी. एक था मार्क्सिज्म. ओके, नाउ मार्क्सिज्म मतलब कार्ल मार्क्स. This person is Karl Marx. Okay, so he in the 19th century came up with a thought or with an idea कि how a society should work on, किसने रूल करना चाहिए and how should the resources be framed up. ठीक है, किसके पास resources होने चाहिए, किसने हैंडल करना चाहिए, how should the distribution take place in a society. ठीक है, all of these things. So what did Karl Marx say is, Karl Marx said that एक कंट्री में, ठीक है, एक कंट्री में या फिर एक रीजन में देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप. ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप होना ही नहीं चाहिए. मतलब क्या कि टाटा ले लो या फिर जियो, अंबानी एंड ऑल ऑफ these have the private ownership of the resources, right? They have the private ownership of this resources. तो कार्ल मार्क्स ऐसे बोलते हैं जब प्राइवेट ओनरशिप आता है ना तब कैपिटलिज्म आ जाता है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लेबर्स रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, दे डू नॉट गेट व्हाट दे डिजर्व. ठीक है, एंड देन दीज लेबरर्स हैव टू कम अप एंड स्ट्राइव अगेंस्ट दिस कैपिटल क्लास. ठीक है, जो प्राइवेट ओनर्स रहते हैं, एंड देन दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर ओन थिंग. ओके, ऐसा बोलते हैं. So he says that there should be no private ownership. प्राइवेट ओनरशिप होना ही नहीं चाहिए. सब कुछ जो होना चाहिए वो पब्लिक के अथॉरिटी में होना चाहिए. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट शुड हैव इट. ओके, गवर्नमेंट शुड बी द, पब्लिक शुड बी द owner of the resources, owner of this property and everything, owner of all the forms of property and not a private member. ठीक है, this is what the Karl Marx ideology is. ठीक है, इसको इतना डीप समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत एकदम सिंपल तरीके से समझा रही हूँ कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड बी द ओनर ऑफ एवरीथिंग एंड इस हिसाब से होना चाहिए सब कुछ. ओके, पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए सब कुछ. नेक्स्ट आइडियोलॉजी इज ऑफ लिबरलिज्म. ये जो हमने कार्ल मैक्स की आइडियोलॉजी देखी, दैट इज नोन एज मार्क्सिज्म.
ही केम अप विद दिस आइडियोलॉजी, उसको बोलते हैं मार्क्सिज्म. ओके, देन देर इज लिबरलिज्म. ओके, लिबरलिज्म इज नथिंग बट कि दोज हु थिंक इंटेलेक्चुअल्स, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स और राजा राम मोहन राय ऑल्सो, जो आपने सुना रहेगा इनका नाम राजा राम मोहन, या फिर आप सुनोगे. ओके, सो ही सजेस्टेड दैट एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए. ठीक है, जब भी सोसाइटी में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जहाँ पे पब्लिक प्लेयर्स भी हो, प्राइवेट प्लेयर्स भी हो, सो दैट एवरी वन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन एक दूसरे के कॉम्पिटिशन की वजह से ग्रो करे. ठीक है, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए इज व्हाट द लिबरलिस्ट थॉट. नाउ दिस इज अ वेरी आइडियल आइडियोलॉजी. ठीक है, कि कॉम्पिटिशन है, हेल्दी कॉम्पिटिशन, इसलिए सबका ग्रोथ हो रहा है. ओके, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट है. अगर प्राइवेट ओनरशिप होता है तो देर आर सर्टन क्लास ऑफ पीपल हु विल ग्रो. ओके, अदर्स वोंट हैव दैट मच ऑफ इम्यूनिटी टू ग्रो, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस इज व्हाट द लिबरलिस्ट से कि कॉम्पिटिशन शुड एग्जिस्ट. अगर कॉम्पिटिशन्स रहेंगे तो ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे सोसाइटी में. ठीक है, उस हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए सोसाइटी पे. दिस इज व्हाट द लिबरलिस्ट थिंक. ओके, दिस इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी. द अदर आइडियोलॉजी अपार्ट फ्रॉम मतलब मार्क्सिज्म, एंड देन देर इज दिस सोशलिज्म. दिस इज अ वेरी डिफरेंट, दिस इज अपोजिट ऑफ मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म में बोला जाता है, दिस इज मार्क्सिज्म में बोला जाता है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं होना चाहिए. राइट, सोशलिज्म में बोला जाता है कि सब कुछ जो होता है दैट शुड बी ऑफ द पब्लिक. ओके, इससे क्या होगा, मिनिमाइज होगा, इनइक्वालिटी जो होगी मिनिमाइज होगी, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी. ओके, अगर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा तो जो सोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सब में. ओके, दैट इज व्हाट दी सोशलिज्म से. बट इट ऑल्सो सेज कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होना चाहिए. एट अ सर्टेन लेवल गवर्नमेंट इंटरफियरेंस शुड बी देयर. ओके, दैट इज व्हाट सोशलिज्म. अभी आपको क्या लगता है, हम मार्क्सिज्म फॉलो करते हैं, हम सोशलिज्म फॉलो करते हैं? व्हाट डू वी फॉलो? आंसर दिस आफ्टर वी कंपेयर both. We compare capitalism as well as socialism. तो capitalism में क्या रहता है? Capitalism is something, is an economic system है where the means of production are owned by private individuals. हमने देखा, ठीक है, private individuals होंगे, ठीक है, not the people. जैसे कि मैंने एक कंपनी खरीद ली और मैंने बोला कि ये रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो या फिर एनी रिसोर्सेज, ठीक है, कोल, ऑयल, ये सब कुछ रिसोर्सेज है मेरा है. I will only have the rule and authority over this resource and no one else can have it. Okay, ऐसे बोल सकते हैं. This is known as a private individual. Okay. Socialism में क्या होता है? The means of production such as money and other forms of capital owned by state or public. State मतलब क्या? Government या फिर public पे. Okay. यहाँ पे क्या होता है? Companies live by the profit motive. ठीक है. अभी आप ही सोचो, अगर मैं कोई कंपनी चला रही तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लेबर्स क्या हो रहा है लेबर्स के साथ और क्या प्रॉब्लम्स हैं ना. आई विल जस्ट सी दैट दिस इज हाउ मच प्रॉफिट आई शुड गेट. अगर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए मतलब क्या, मैं वेजेस कम दूंगी, सैलरी कम दूंगी ना मेरे वर्कर्स को, सो दैट आई गेट मोर प्रॉफिट. राइट, सो द कंपनीज लिव बाय द प्रॉफिट मोटिव. दे एग्जिस्ट टू मेक मनी, नॉट फॉर मेकिंग. रिफॉर्म्स आने चाहिए सोसाइटी में, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, इसलिए नहीं काम करते, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. ऑल कंपनीज हैव ओनर्स एंड मैनेजर्स. ऑब्वियसली बात है, मेरी कंपनी का मैं ओनर रहूँगी, मेरे पास मेरे अंदर बहुत सारे मैनेजर्स रहेंगे जो काम करेंगे अलग अलग. राइट, बट यहाँ पे अंडर अ सोशलिस्ट, आई होप यू कैन सी इट. ओके, आई विल शेयर दिस PDF anyways, but okay. Under a socialist system, everyone works for health. That is in turn of distributed to everyone. जो भी produce होता है या फिर जो भी income आता है, that is distributed between everyone. Okay, this is where socialism exists. Social system में everyone works for wealth, everyone works for their betterment, everyone works for their own wealth. Okay, ना कि कोई आके मुझे salary देगा. It's their for own wealth. Okay. It is the government's job by enforcing laws and regulations to make sure that there is a level playing field for privately run companies. ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ा इंटरफेयर देख के करना पड़ता है कि कुछ लॉज रहे, रेगुलेशंस रहे. राइट,
यहाँ पे द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ वेल दिस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, कैसे वेल डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द पीपल, एंड दे प्रोवाइड फॉर द पीपल. ओके, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट यहाँ पे प्ले करता है बहुत मेजर रोल कि कैसे वेल डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पीपल. यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ लॉज और रेगुलेशंस बनाता है कंपनीज को कि सो दैट दे फंक्शन प्रॉपरली, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. नाउ टेल मी व्हाट डज इन इंडिया एग्जिस्ट. कैपिटलिज्म है हमारे पास या सोशलिज्म है हमारे पास? Well, not both actually, not one actually. We do try to follow a mixture, okay, which is known as गांधीयन सोशलिज्म. ठीक है, अभी इसमें हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स भी है, बट they don't own the resources. We just have private companies. They do not own the resources. ठीक है, कि ऑयल जो है, लैंड जो है, फॉरेस्ट जो है, ये मेरा है, इसके ऊपर कोई और नहीं करेगा काम. ठीक है, दिस इज माई रिसोर्स. नो. ओके, एक ऑयल कंपनी में बना सकती हूँ, बस इतना ही आई कैन डू. अदर ऑयल कंपनी एनी वन कैन मेक. वो पब्लिक का भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर का भी हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट कंपनीज है, बट नॉट द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इज नॉट देयर. ओके, ऑल्सो गांधीयन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वी फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources. We focus on the welfare of the state, जहाँ पे equal distribution of the resources होता है with private membership as well, but not ownership. That is the difference. ठीक है, so this is the philosophy that India follow, Gandhian socialism. ठीक है, these resources, these private players are the trustees of the resources, not the owners of the resources. That is the basic difference between capitalism एंड सोशलिज्म. कैपिटलिज्म में क्या रहता है, प्राइवेट, जो मार्क्सिज्म पूरा डिसअलाउ करता है कि प्राइवेट प्लेयर होना ही नहीं चाहिए. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम मार्क्सिज्म नहीं फॉलो करेंगे. हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देंगे, बट ऑन अ मिनिमम लेवल. वो ओनरशिप नहीं रहेगा, वो ट्रस्टी रहेगा. ठीक है, आप लोन ले सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी द ओनर ऑफ दैट रिसोर्स. ओके, दूसरे का भी हक रहेगा वहाँ पे. अंडरस्टैंडिंग? ओके, so these are the philosophies, these are the ideologies that are mentioned in the NCERT. There is one more ideology that has been developed since in the new era of our of this 21st century, which is known as feminism. ठीक है, now many people think कि promoting women, okay, या फिर giving women की ladies first बोल के फेमिनिज्म हो गया. नो. सो मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज एक्चुअली फेमिनिज्म. सो लेट्स गिव यू अ वेरी शॉर्ट थिंग अबाउट इट कि क्या होता है एक्चुअल फेमिनिज्म. सो फेमिनिज्म इज समथिंग कि वी डू नॉट आस्क, women do not ask कि you should separate us from our biological thing. Okay, जैसे कि women, men, they are differentiated on the basis of their biological appearance, right? ठीक है, this is male, this is female. ठीक है, so this is biological difference. ठीक है, इस पे उनको डिफ्रेंशिएट करना इज फाइन. टू क्लेम वन इज मेल, वन इज फीमेल और वॉट एवर इट इज. ठीक है, उस पर क्लेम करना इज फाइन. बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना ऑन एनी प्लेटफॉर्म, टू डिफ्रेंशिएट द पर्सन ऑन एनी प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन इज रॉन्ग. So this should not happen. To promote this ideology that we should also get equal opportunity irrespective that we belong to a particular sex.
is unfair. Okay, just because I am a female, that means I have the ability to bear a child, right? Now this is something natural, this you cannot take away from me, this not neither the men can do, right? So this is something natural, but just because I have to bear a child does not say that I have to take care of the child and so I cannot do the other things. मैं दूसरे काम कर ही नहीं सकती. Okay, my sole responsibility is to take care of the household, take care of the child, because that is what is given by the nature. No, that is wrong. To put a agenda, to put a preconceived notion that your role is this because nature has claimed it is wrong. Okay, this is something that the nature has given, but I have the ability and I can do it, and giving me the opportunity is known as feminism. If you take away that opportunity, that means कि आप unfair हो. समझ में आ रहा है? Okay, distinguishing me, partiality करना क्योंकि मैं I am a woman, I cannot do things. Okay, not because biologically कि I am weaker, तो ठीक है मैं ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा सकती, ठीक है, उसके ऊपर differentiate नहीं बोल रही हूँ मैं. Differentiating and giving opportunities, giving promotion, you know, कि अगर कोई समझो, बहुत ईजी एग्जाम्पल है ये, कि एक कंपनी है जहाँ पे आई एम वर्किंग, ओके, आई हैव 10 years of experience in a company and there is a colleague who has 7 years of experience. Okay, I am the most suitable job for the promotion. ठीक है, समझो कि मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू, अगर किसी को भी पूछो कंपनी में तो बोलेंगे कि नहीं, Siddhi is one who will be suitable for the post of manager because she has done so much for the company. She is qualified, she is confident, she has leadership skills and she has done lot of projects जहाँ पे उसने managerial skills दिखाए हैं. Whereas this person, for example, Raj, okay, so this person, उसको experience नहीं है, plus वो बहुत खड़ूस है, plus he doesn't know the leadership qualities. Yeah, but he is good in his job. Whatever job he does, he is good in it. ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ही फालतू इंसान है, ठीक है, अच्छा काम करता है. अभी यहाँ पे both are eligible to become a manager, eligible, okay, but I am more worth to become a manager, but just because I am a female, okay, and maybe next year मेरी शादी हो सकती है and I can, you know, shift somewhere and maybe you know मेरी शादी होगी and there is a chances that I'll be pregnant and so you know there will be some restrictions. इसलिए बोला गया कि see you are a very good candidate but you know social restrictions है कुछ तो, कुछ ना कुछ तो शायद you know if you get married and there will be other responsibilities on you as a housewife. Okay, as a wife you will get a lot of responsibilities, as a daughter-in-law you will get a lot of responsibilities, इसलिए हम आपका promotion नहीं कर सकते. So Raj who is less qualified than you, okay, वो मुझे बोल भी रहा है कि less qualified than you, but फिर भी you know he will be, even if he get married he will be a husband, he will be a father, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुछ ज़्यादा responsibilities नहीं रहते, so we will just give that person the promotion. Doing this is unfair on me just because मुझे nature ने एक female बनाया है. Okay, so that is what is wrong. So ऐसा ना हो, even we should get the equal responsibilities, even we should get the equal things. हमारा जो you know the housewives or the housemakers that you see, even they contribute in the house. That is not being calculated in your GDP, right? If you appoint a nanny, if you appoint a worker to do the household work, तो आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो काउंट हो जाता है. But the person who does it in the free is not counted in the GDP. Right? So this is something different. This is something that is not countable, and they are doing it does not mean that they are lesser than you. Okay, so giving equal opportunity irrespective of the gender, irrespective of their sex, is what feminism is all about. Understanding? तो ये concept बहुत लोगों को समझ में आता है. They are like कि okay, I support feminism. That is what boys say. But yes, even though you do support feminism, you should know what feminism is. Okay, it is not about having a lot of strength, having, you know, having a certain kind of body and everything. No, it is totally different. Okay, so just make sure that you understand what the concept is and accordingly बहुत सारे questions आते हैं इस पे, क्योंकि you can be asked in interview or anything, so you should know about it. That's why this has been introduced in your NCERTs also now, and make sure that you read it properly. Okay,
Okay then, I hope you have understood everything. You have understood Marxism and socialism and liberalism and all of these things. Do not try to read too much into it. Just have an idea about it, okay, what it is. You will read it more afterwards. Okay then, let's end this here and we will meet in the next session.